नमस्कार दोस्तों, साकेत आईएएस के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग जेनेटिक्स पर चर्चा करेंगे। जेनेटिक्स चैप्टर अभी हम ले रहे हैं और जेनेटिक्स में अलग अलग पार्ट हम लोग दे रहे हैं। इससे पहले के वीडियो में हमने आपसे बात की हुई थी मेंडल के नियमों की, मेंडल्स लॉ की, और बात किया था हमने आपसे जो क्रोमोसोम्स होते हैं हमारी बॉडी में, उन क्रोमोसोम्स के बारे में थोड़ी बात हुई थी आपसे, जिसमें स्पेशली हम लोगों ने बात किया था कि जो मेंडल के नियम हैं, उन नियमों का जो एप्लीकेशन होता है वो किस प्रकार से होता है। लेकिन उसके बाद हम लोग आज आगे बढ़ रहे हैं। जो दो तीन चीजें हैं जो आगे उसी की प्रोसीड होंगी, यानी उसी के पार्ट के तौर पर हैं। जैसे कि जो मेंडल के नियम थे, मेंडल के नियम जो आधारित थे वो वंशागति पर आधारित थे, इनहेरिटेंस पर आधारित थे। वंशागति पर आधारित थे, इसका मतलब यह होता है कि उस वंशागति के लिए, इनहेरिटेंस के लिए कोई ना कोई तो रिस्पॉन्सिबल है। अब वो कौन रिस्पॉन्सिबल है, कौन रिस्पॉन्सिबल है, ये किसी को पता नहीं था। लेकिन मेंडल साहब को भी ये पता नहीं था कि वो क्या है, लेकिन वो कुछ थी। क्या थी वो उस पर चर्चा करेंगे हम लोग। यानी वो जीन था, तो जीन क्या है इस पर चर्चा करेंगे आज हम लोग। और आज हम लोग बात करेंगे सेक्स डिटरमिनेशन की। जो पहला टॉपिक हमारा होगा वो होगा सेक्स डिटरमिनेशन का, जो फर्स्ट टॉपिक होगा हमारा वो जीन का होगा। और जीन के बाद हम लोग बात करेंगे किसकी, सेक्स डिटरमिनेशन की, लिंग निर्धारण की। तो मेंडल के दोनों नियम आपने समझ लिए थे। पहला नियम जो कि प्रभाविता का नियम था, लॉ ऑफ डोमिनेंस। दूसरा नियम जो कि पृथक्करण का नियम था, लॉ ऑफ सिग्रीगेशन। दोनों ही नियमों को हम लोगों ने अच्छी तरीके से समझ लिया था। लेकिन उसके बाद हम लोग आज आगे बढ़ रहे हैं किस पर, जीन पर। जीन है क्या, जीन है क्या, इसको जानना बहुत जरूरी है। एक्चुअली जीन के रेफरेंस में मेंडल साहब को कुछ भी पता नहीं था। अगर हम जीन की बात करें तो मेंडल साहब को जीन के बारे में कुछ भी नहीं पता था। मेंडल साहब ने लेकिन इतना तो पता था कि कुछ ना कुछ है, कोई ना कोई है जो आनुवांशिक सूचना, कोई ना कोई ऐसी संरचना जरूर पाई जा रही है जो आनुवांशिक सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाती है। अब मेंडल को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने एक नाम दिया था। ठीक है, मेंडल ने जीन जैसी किसी संरचना को, मेंडल ने जीन जैसी किसी संरचना को क्या नाम दिया था, फैक्टर नाम दिया था। फैक्टर यानी कारक, क्या कहा था, कारक नाम दिया था। मेंडल साहब ने कहा था कि कोई ना कोई एक कारक है, कोई ना कोई एक फैक्टर है जो आनुवांशिक सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का कार्य करता है। कोई ना कोई एक फैक्टर है जो आनुवांशिक सूचनाओं को इस पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का काम करता है। बट समथिंग इज व्हाट, उनको नहीं पता था। ठीक है, तो उसको उन्होंने नाम दिया था। क्वेश्चन पूछा जाता है यहां पर कि मेंडल ने जीन जैसी किसी संरचना को क्या नाम दिया था, तो उन्होंने क्या कहा था, फैक्टर। अब बात आई जीन की। जो ये जीन शब्द आप देख रहे हैं, इस जीन शब्द को सबसे पहले जो खोजा था, जीन के शब्द को जो नाम दिया सबसे पहले, वो जोहानस ने नाम दिया। किसने, जोहानस। सबसे पहले जोहानस ने नाम दिया 1909 में। सबसे पहले जीन शब्द का जो प्रतिपादन है, प्रपोज टर्म है, ये सबसे पहले किसने दिया, जोहानस ने दिया 1909 में। क्या कहा जोहानस साहब ने, जोहानस साहब ने बताया कि जीन इज अ न्यूक्लियोप्रोटीन which carry information from one generation to next generation।
इन्होंने बताया कि जीन एक न्यूक्लियोप्रोटीन है जो कि गुणसूत्रों पर पाई जाती है। यही आनुवंशिक सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का कार्य करती है। यानी पैतृक लक्षणों को संतानों में ले जाने का कार्य कौन करता है? जीन करता है। तो जीन क्या है? एक न्यूक्लियोप्रोटीन है। अब ये जो जीन है, आप इसको ऐसे देखें तो सबसे पहले क्रोमोजोम्स किसके बने हैं? डीएनए, आरएनए, हिस्टोन प्रोटीन, और इन्हीं पर क्या पाया जा रहा है? जीन पाया जा रहा है। हमारे शरीर में कुल अरबों खरबों जीन पाए जा रहे हैं, जिनमें लगभग 30,000 के आसपास तो जीन लगभग एक डीएनए के ऊपर ही पाए जाते हैं। अब एक जीन, जितने भी जीन हैं, अब वैसे अगर समझा जाए जीन को, तो जीन क्या है? बहुत सामान्य शब्दों समझिए, जिस पर आप किसी क्वेश्चन पूछा जाता है। बाकी आप पढ़ने को बहुत कुछ पढ़ सकते हैं, लेकिन जिस पर क्वेश्चन पूछा जाता है अगर आप उसको पढ़ेंगे तो आपके जीएस पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी चीजें बताने के लिए बहुत कुछ जीन में है, लेकिन बायोलॉजिकल चीजों में उनको समझने की जरूरत आपको नहीं है। सामान्य भाषा में वहां समझिए जहां से इसे क्वेश्चन बनता है और आपका क्वेश्चन जाने ना पाए। तो जीन क्या है? न्यूक्लियोप्रोटीन है, गुणसूत्रों पर पाई जा रही है, अरबों खरबों पाई जा रही है, और यही आनुवंशिक सूचनाओं को एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में ले जाने का काम भी करती है। अब ये जो जीन है, ये बेसिकली मैंने कहा कि जीन शब्द को सबसे पहले जो नाम मिला था वो मेंडल से मिला था। यानी जीन जैसी किसी संरचना को जो नाम मिला सबसे पहले वो मेंडल से मिला था। उन्होंने क्या नाम दिया था? फैक्टर नाम दिया था, कारक नाम दिया था। लेकिन बाद में इस जीन शब्द को सबसे पहले किसने प्रपोज किया? जोहानस साहब ने प्रपोज किया। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि जीन शब्द को सबसे पहले किसने दिया? जोहानस साहब ने दिया, 1909 में दिया। जीन के बारे में इतना आपके सफिशिएंट है। लेकिन बाकी अगर और कुछ आप समझ लें तो जीन क्या है बेटा? जीन क्या है? एक न्यूक्लियोप्रोटीन है। ये पैतृक लक्षणों को संतानों में ले जाने के लिए उत्तरदायी होती है। अब अलग अलग जीन अलग अलग गुणों को ले जाते हैं, तो जाहिर सी बात है कि अलग अलग जीन अलग अलग स्थानों पर पाए भी जाते हैं। अलग अलग जीन अलग अलग स्थानों पर पाए भी जाते हैं। अब इसमें बीटल और टाटम की एक थ्योरी भी है, और वन जीन वन एंजाइम थ्योरी भी है, जिसमें हम कहते हैं कि सामान्य तौर पर हमें समझते हैं कि जैसा जीन वैसा ही एंजाइम, वैसी ही उपापचयी क्रियाएं, वैसी ही उपापचयी क्रियाएं, वैसी ही उपापचयी क्रियाएं, वैसी ही प्रोटीन, वैसी ही संरचना, अर्थात जीव शरीर, अर्थात जीव शरीर। अब यहां समझिए, जैसा जीन वैसा ही एंजाइम। भाई जैसा जीन होगा वो क्या करेगा? उसी तरह से जैसा जीन होगा वैसे ही क्या बनेगा? एंजाइम बनेगा। और तो वैसे ही क्या बनेगी? वो उसी तरह से, जिस तरह से एंजाइम्स होते हैं हमारे शरीर में, उसी तरह से विभिन्न प्रकार की उपापचयी क्रियाएं भी होंगी। तो वैसे ही क्या होगा? वैसे ही प्रोटीन बनेगी। और
ठीक वैसे ही हमारी संरचना भी बनेगी, और जैसी संरचना होगी यानी हमारा शरीर क्या बनेगा, यानी संपूर्ण शरीर के निर्माण की रूपरेखा यानी बेसिक प्रिंट, ठीक है। जीन में ही विद्यमान होती है, जीन में ही क्या होती है, विद्यमान होती है। यानी किस तरह से हमारी शरीर, किस तरह से हमारा शरीर बनेगा, कैसे ये शरीर हमारा काम करेगा, इसकी पूरी मूल रूपरेखा कहां पर रहती है, जीन में ही रहती है। यानी हम आप क्या कह सकते हैं कि जीन जो है बेसिकली क्या है, एक सॉफ्टवेयर की तरह हमारे काम करता है। अब सामान्य जो जानकारी हमने जीन के बारे में दी, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 2-3 क्वेश्चन बनते हैं इसमें से जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं और वो आपको याद होने चाहिए। आगे देखिए, अब कुछ और चीजें थोड़ी सी जीन के बारे में जिसको आप समझिए, यहां पर हमने नोट किया है। जीन इज अ बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटरी एंड अ सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स in that in DNA that encodes the synthesis of a gene product, either RNA or protein. During gene expression, the DNA is first copied in the RNA. The RNA can be directly functional or be the intermediate template for a protein that performs a function. यानी हमने आपको सामान्य चीजें यहां जो बताई कि जीन क्या है, हमारे आनुवांशिक इकाइयों के एक पहली इकाई है। हमारे आनुवांशिक जितनी भी इकाइयां हैं उसकी ये पहली इकाई है। ये न्यूक्लियोटाइडों का क्या है, एक सीक्वेंस है। यानी न्यूक्लियोटाइड ही क्या करते हैं, बार बार जब बहुलकीकरण की क्रिया करते हैं यानी पॉलीमराइजेशन करते हैं तो क्या बनाते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है। डीएनए के ऊपर ये पाया जाता है बेसिकली, ठीक है, और ये आरएनए के ऊपर भी हो सकता है, ठीक है। बेसिकली ये प्रोटीन है, किस टाइप की प्रोटीन है, न्यूक्लियोप्रोटीन है। ड्यूरिंग जीन एक्सप्रेशन द डीएनए इज फर्स्ट कॉपीड इन द आरएनए। एक प्रोसेस हमने यहां बताया, इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका भी बेसिक स्क्रीनशॉट है, ले लीजिए आप लोग इसको, ठीक है। इसके बाद अब हम बात करेंगे, यानी फिर से एक बार समझिएगा कि जीन एक ऐसी संरचना है जो गुणसूत्रों पर पाई जा रही है और ये आनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का काम करती है। यानी यही जीन ही है जो माता पिता के लक्षणों को यानी पैतृक लक्षणों को संतानों में वंशागत करने का काम करता है। जीन कहां पाया जाता है, गुणसूत्रों पर पाया जाता है। बेसिकली ये डीएनए पर भी पाया जाता है, ये आरएनए पर भी होता है, और डीएनए आरएनए आप जानते हैं गुणसूत्र का एक भाग होते हैं। और जीन के बारे में मैंने आपको बताया कि जीन को मेंडल साहब ने एक कारक नाम दिया था, फैक्टर नाम दिया था, लेकिन जो वास्तव में जीन शब्द है, इस शब्द को सबसे पहले कौन लेके आए थे, जोहानस साहब लेके आए थे, 1909 में लेके आए थे। तो सबसे पहले जीन शब्द जो आया वो जोहानस से आया, ठीक। अब इसके बाद हम जो नेक्स्ट टॉपिक हम लेंगे वो होगा हमारा सेक्स डिटरमिनेशन। सेक्स डिटरमिनेशन, अ सेक्स डिटरमिनेशन सिस्टम is a biological system that determines the development of sexual characteristic in an organism. In many species, sex determination is genetic. Males and females have different allele or even different genes that specify their sexual morphology. इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या है सेक्स डिटरमिनेशन, ये यहां पर बताया गया। यानी लिंग निर्धारण एक ऐसी प्रक्रिया है, इसको हिंदी में कहेंगे लिंग निर्धारण। लिंग निर्धारण
लिंग निर्धारण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सेक्सुअल ऑर्गन्स का, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का डिटर्मिनेशन होता है, यानी पुत्र होगा कि पुत्री होगी, जो जेंडर बन रहा है वो जो है मेल होगा या फीमेल होगा, उसका डिटर्मिनेशन ही क्या कहलाता है? सेक्स डिटर्मिनेशन या लिंग निर्धारण कहलाता है। अब इस लिंग निर्धारण को समझने से पहले आपको थोड़ा सा कोशिका में जाना पड़ेगा। अब थोड़ा सा कोशिका के सेंस में इसको समझिए आप। बेसिकली हमारी जो कोशिका है उसमें गुणसूत्र पाए जाते हैं, ये हम आपको इसके पहले की वीडियो में बता चुके हैं। गुणसूत्र जो है हमेशा जोड़ों में पाए जाते हैं, ये भी आपको हम बता चुके हैं। गुणसूत्र जो है वो जोड़ों में पाए जाते हैं, यानी सामान्य कोशिका में कुल हमारे, अगर हम मनुष्य की बात कर रहे हैं तो मनुष्य की सामान्य कोशिका में कुल 23 जोड़ी अर्थात 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। लेकिन ये 23 जोड़ी अर्थात 46 गुणसूत्र ये एक समान नहीं होते हैं, एक समान नहीं होते हैं। इनमें 2 प्रकार के गुणसूत्रों का विभाजन होता है। अब उसी के आधार पर आपको हम पूरा समझाते हैं कि कैसे जो है सेक्स का डिटर्मिनेशन होता है। उसके लिए आप एक पूरा ग्राफ लीजिए, यहां पर इसको ध्यान से समझिएगा आप लोग, तो सब चीजें समझ में आपको पूरी तरह से आएंगी। कुल आप देख रहे हैं यहां से कुल 23 जोड़ी यहां पर दिखाई पड़ रही है। 23 जोड़ी अर्थात कुल 46 गुणसूत्र यहां पर आपको दिखाई पड़ रहे होंगे, जिनमें 1 से लेकर के 22 जोड़ी तक के गुणसूत्र क्या हैं? एक समान है। 1 से लेकर के, इसका आप लोग पहले तो स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका पहले आप स्क्रीनशॉट लीजिए जिसमें आपको ये पूरा क्लियर रहे कि ये क्या चीजें हैं। इसके बाद समझाऊंगा इस पर मैं आपको, तो फिर उसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा आप। आइए, तो ये कुल क्या है? 23 जोड़ी अर्थात 46 गुणसूत्र हैं, जिनमें आप देख रहे हैं ब्लू कलर में यहां पर कि लगभग ये 1 से लेकर के 22 जोड़ी तक के गुणसूत्र कैसे हैं? एक समान है। ये जो अलग कलर में दिखाई पड़ रहा है और यहां एक अलग कलर दिखाई पड़ेगा, हमारे स्क्रीन पे कलर कुछ और होगा, आपकी स्क्रीन पे कलर कुछ और भी हो सकता है, ठीक है? तो थोड़ा डिफरेंट होगा कलर। 1 से लेकर के 22 जोड़ी तक के जो गुणसूत्र आप देख रहे हैं यहां पर, आप देखिए 1 से लेकर के 22 जोड़ी तक के जो गुणसूत्र हैं, कहां से लेकर के? यहां से लेकर के यहां तक के गुणसूत्र ये एकदम एक समान है। यानी जो 22 जोड़ी गुणसूत्र हैं, 22 पेयर क्रोमोसोम्स हैं, पेयर जो क्रोमोसोम्स हैं ये बिल्कुल एक जैसे हैं, ये बिल्कुल एक जैसे हैं, यानी समान है। यहां तक देखिए एकदम समान है। 23वीं जोड़ी वाला जो ये वाला गुणसूत्र आप देख रहे हैं, ये क्या है? 23वीं जोड़ी वाला जो ये गुणसूत्र दिखाई पड़ रहा है आपको, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। यानी केवल एक जोड़ी ऐसी है जो क्या है? 1 पेयर क्रोमोसोम्स, ये क्या है? थोड़ा सा डिफरेंट है, ये थोड़ा अलग है। तो अब इसमें क्या अलग है समझिएगा आप, एक इसको पूरी तरह से समझिएगा इसको। 1 से लेकर के 22 जोड़ी तक के जो गुणसूत्र हैं, वो स्त्री हो या पुरुष हो, यानी मेल हो या फीमेल हो, दोनों में क्या होते हैं? एक समान होते हैं, अर्थात एक सही होते हैं। यानी 1 से लेकर हमारे शरीर की कोशिका में जो गुणसूत्र पाए जाते हैं, उनमें 1 से लेकर के कितने गुणसूत्र पाए जा रहे हैं? 23 जोड़ी अर्थात 46 गुणसूत्र पाए जा रहे हैं, जिनमें 1 से लेकर के 22 जोड़ी तक के गुणसूत्र क्या हैं? एक समान होते हैं, अर्थात एक्स ही होते हैं। ये दिखाई पड़ रहा है ऊपर, एक्स ही होते हैं। इसीलिए क्या बोलते हैं इनको? हम ऑटोसोम्स कहते हैं। पहले चीज तो क्या बोलते हैं इनको? हम ऑटोसोम्स कहते हैं। अच्छा, ये एक प्रकार के गुणसूत्र हैं, एक प्रकार के गुणसूत्र हैं। इसका मतलब उनको हम एक समान भाषा के तौर पर समजात गुणसूत्र भी कह सकते हैं, होमोलॉगस गुणसूत्र क्रोमोसोम्स भी कह सकते हैं, ठीक है? इनको हम क्या कहेंगे? होमोलॉगस क्रोमोसोम्स भी कह सकते हैं। अब यहां ध्यान समझिएगा, 1 से लेकर के 22 जोड़ी तक के गुणसूत्रों पर हमारे शरीर के निर्माण से संबंधित जीन पाए जाते हैं। यानी हमारे शरीर का निर्माण कैसे होगा,
हमारे हाथ, मुंह, आंख, नाक, कान, ये सारी चीज संरचनाएं कैसे बनेंगी? जाहिर सी बात माता पिता के हिसाब से बनेंगी। ये संरचनाएं जो हैं, इन संरचनाओं के निर्माण से संबंधित जीन कहां पाए जाते हैं? 1 से लेकर के 22वीं जोड़ी तक के गुणसूत्रों पर पाए जाते हैं। यानी 1 से लेकर के 22वीं जोड़ी तक के गुणसूत्रों पर हमारे शरीर के जो विभिन्न प्रकार के अंग हैं, बाह्य अंग हैं, इनकी संरचना क्या होगी, इनका निर्माण कैसे होगा, इससे संबंधित जीन पाए जाते हैं। यानी हमारा शरीर कैसे बनेगा, इससे संबंधित जीन पाए जाते हैं। इसीलिए इन किसको 1 से लेकर के 22 जोड़ी तक के गुणसूत्रों को हम क्या बोलते हैं? बॉडी क्रोमोसोम्स भी कहते हैं, देह गुणसूत्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बॉडी क्रोमोसोम्स यानी देह गुणसूत्र भी कहते हैं। अब आइए जरा देखिए किस पर? 23वीं जोड़ी पर। ये जो 23वीं जोड़ी का गुणसूत्र आप देख रहे हैं, ये 23वीं जोड़ी का जो गुणसूत्र है, ये फीमेल में आप देख रहे हैं कैसा है? XX ही है। आप देख रहे होंगे यहां इस वाले पोर्शन को, फीमेल में क्या है? ये XX ही है। लेकिन मेल में ये बदल जा रहा है। क्या हो जा रहा है? मेल में ये कैसा हो जा रहा है? XY हो जा रहा है। यानी ये जो गुणसूत्र आप देख रहे हैं, 23वीं जोड़ी का पहला गुणसूत्र यानी 45वां गुणसूत्र, ये बिल्कुल क्या है? एकदम समान है उसके, यानी ए भी X है। देखिए ये वाला कॉमन है, ये देख रहे हैं आप, ये वाला कॉमन है। लेकिन जो ये 46वां गुणसूत्र है, कौन सा? ये वाला गुणसूत्र, ये वाला जो आप देख रहे हैं पार्ट, ठीक है, ये गुणसूत्र क्या है? थोड़ा अलग है। आप इसको देखिए, फिर से देखिए, ये वाला जो गुणसूत्र आप देख रहे हैं, ये बिल्कुल कॉमन है। किसमें? 45वें में। और ये 45वां देखिए आप यहां पर, ये बिल्कुल कॉमन है, मेल में भी और फीमेल में, दोनों में एकदम एक जैसे होता है। लेकिन जो ये आप देख रहे हैं कि जो 46वां गुणसूत्र है, यहां से देखिए आप, इसको हम अलग कलर में दिखा रहे हैं आपको, ये जो 46वां गुणसूत्र है, ये वाला, यही क्या है? अलग है। फीमेल में अभी भी ये XX ही है, मतलब X ही है, लेकिन मेल में ये क्या हो जा रहा है? Y हो जा रहा है। फीमेल में अभी भी X ही है, लेकिन फीमेल में अभी भी X ही है, लेकिन मेल में क्या हो जा रहा है? ये Y हो जा रहा है। और इसी डिफरेंस के कारण ही, ठीक है, जेंडर में डिटेक्शन हो रहा है। यानी ये फीमेल बॉडी बन रही है और ये मेल बॉडी बन रही है। अब कैसे बन रही है ये समझा रहा हूं, लेकिन कहते क्या है? देखिए, चूंकि 1 से लेकर के 22 जोड़ी तक के सभी गुणसूत्र क्या है? एक समान है, इसलिए क्या कहा जा रहा है? तो ये होमोलॉगस क्रोमोसोम्स, लेकिन ये अलग है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? हेट्रोलॉगस क्रोमोसोम्स। एक बात, एक तो क्या बोलते हैं इसको हम? हेट्रोलॉगस क्रोमोसोम्स, ठीक है। दूसरा, चूंकि ये अलग है, इसीलिए क्या बोलते हैं इसको हम? हेट्रोसोम्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम? हेट्रोसोम्स भी कहते हैं। लेकिन स्पेशली समझिएगा इसको, कि इसको हम सेक्स क्रोमोसोम्स क्यों कहते हैं? इसको हम सेक्स क्रोमोसोम्स यानी हिंदी में इसको कहते हैं लिंग गुणसूत्र। लिंग गुणसूत्र क्यों कहते हैं समझिएगा। 23वीं जोड़ी के गुणसूत्रों पर जननांगों और सहायक जननांगों से संबंधित जीन उपस्थित होते हैं। 23वीं जोड़ी के गुणसूत्रों पर जननांगों और सहायक जननांगों से संबंधित जीन उपस्थित होते हैं, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? सेक्स क्रोमोसोम्स या लिंग गुणसूत्र। जननांगों यानी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, सहायक जननांगों यानी एक्सेसरी सेक्सुअल ऑर्गन्स। अब ये क्या है समझिएगा। जननांग हम आप सब समझ रहे हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को कहते हैं। सहायक जननांग क्या होते हैं? अब सहायक जननांग को हम 2 प्रकार से बांटते हैं, एक है मेल एक्सेसरी सेक्सुअल ऑर्गन्स और एक है फीमेल एक्सेसरी सेक्सुअल ऑर्गन्स। जो नर सहायक जननांग है उनमें क्या होता है? जैसे जब एक किशोरावस्था से हम एडल्ट स्टेज में आने लगते हैं तो हमारे शरीर में क्या परिवर्तन होगा? एक तो हमारी आवाज थोड़ी मोटी होती जाएगी, यानी हमारे वक्कल कार्ड में क्या होगा? थोड़ा सा चेंज आएगा। हमारे सीने वगैरह पर बाल आना शुरू हो जाएंगे, यानी हमारी बॉडी पर हेयर्स आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। जबकि फीमेल में ऐसा नहीं होता है। इसी तरीके से मेल में चेहरे पर दाढ़ी मूंछ आना शुरू हो जाएगी, फीमेल में ऐसा नहीं होगा। फीमेल में ऐसा नहीं होगा। इसी तरह से हमारी मांसपेशियां जो होती हैं वो स्त्रियों की तुलना में, फीमेल की तुलना में थोड़ी सी मजबूत होती हैं, ये चेंज आएगा।
और दूसरा हमारे स्वभाव में भी चेंज आता है। फीमेल का जो नेचर होता है वो जेनेटिकली सॉफ्ट होता है कंपैरेटिवली टू मेल। मेल की तुलना में उनका नेचर थोड़ा सा सॉफ्ट होता है, ये भी इसी में आता है, ये भी सहायक जननांगों में ही आता है, कैरेक्टरिस्टिक होती है। इसी तरह से फीमेल में क्या होगा, फीमेल में एक तो सीने वगैरह पर बाल नहीं होंगे, लेकिन हम सब स्तनधारी वर्ग के जीव हैं, तो हम सब में मेमरी ग्लैंड्स होती हैं, लेकिन ये मेमरी ग्लैंड जो होती हैं, जो स्तन ग्रंथियां होती हैं, इन स्तन ग्रंथियों का विकास जो है मेल में नहीं होता, पुरुषों में नहीं होता है, लेकिन फीमेल में यही मेमरी ग्लैंड्स, स्तन ग्रंथियां धीरे धीरे स्तनों में यानी ब्रेस्ट में परिवर्तित हो जाती हैं, यानी उनमें स्तन ग्रंथियों का पूरी तरह से विकास होता है, उनमें ब्रेस्ट जो है पूरी तरह से डेवलप होते हैं। उनका जो बक्कल कार्ड होता है वो थोड़ा सा पतला होता है, तो उनकी आवाज जो होती है वो अपेक्षाकृत हम लोगों की पतली होती है। इसके अलावा उनकी त्वचा में एक स्पेशली लेयर पाई जाती है, दैट इज कॉल्ड पेनिकुलस लेयर। पेनिकुलस लेयर इज प्रेजेंट इन द रीजन ऑफ डर्मिस ऑफ स्किन। तो डर्मिस रीजन में एक पेनिकुलस लेयर होती है, बेसिकली ये ऑयली लेयर होती है जो फीमेल स्किन को मेल स्किन की तुलना में थोड़ा सा सॉफ्ट बनाती है। फीमेल स्किन आर मोर सॉफ्ट देन मेल स्किन बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ पेनिकुलस लेयर इन द रीजन ऑफ डर्मिस। डर्मिस रीजन में इस पेनिकुलस लेयर के उपस्थित होने के कारण ही जो फीमेल की स्किन होती है, फीमेल की त्वचा होती है, वो पुरुषों की तुलना में थोड़ी सी सॉफ्ट होती है। तो ये क्या परिवर्तन आया, ये परिवर्तन है सहायक जननांग वाले, यानी ये जो 23वीं जोड़ी का गुणसूत्र आप देख रहे हैं, इस 23वीं जोड़ी के गुणसूत्र में जननांगों यानी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और सहायक जननांगों यानी एक्सेसरी सेक्सुअल ऑर्गन से संबंधित जीन पाए जाते हैं। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, 23वीं जोड़ी के गुणसूत्रों को सेक्स क्रोमोसोम्स या लिंग गुण सूत्र। अब यहां आगे जो समझिएगा कि जो डिवीजन होता है मेल और फीमेल का वो कैसे होता है, ठीक है, कैसे होता है। मेंडल का द्वितीय नियम यहां लागू होगा, सेकंड लॉ ऑफ मेंडल्स यहां पर अब अप्लीकेट होगा, क्योंकि हमने पहले बताया था आपको कि आपके यहां फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ दो ही हर जगह पर अप्लीकेट होता है ह्यूमन बीइंग में, और दोनों में जो फर्स्ट सेकंड लॉ है वो लगभग हर जगह पर आएगा। अब आज से आप ये समझ सकते हैं और अपने आसपास के लोगों को, जो बहुत सामान्य लोग हैं, कई बार उनको ये पता नहीं होता है, या उन्होंने पढ़ा तो है, हाई स्कूल लेवल तक पढ़ा है, इंटरमीडिएट लेवल तक पढ़ा है, पर सही से नहीं पढ़ा है, या उससे कम पढ़ा लिखे हैं, तो उनको ये समझ में नहीं आता है कई बार कि पुत्र का जन्म या पुत्री का जन्म कैसे हो सकता है, कब होता है, कब निर्धारण इसका होता है। कई बार डॉक्टरों के लोग चक्कर में, हकीमों के चक्कर में, बाबाओं के चक्कर में, फकीरों के चक्कर में फंस जाते हैं कि जो है फला दुआ कर देंगे, फला ये कर देंगे, फला ये दवाई दे देंगे तो उससे लड़के का जन्म हो जाएगा या लड़की का जन्म हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता है, 100% ऐसा कुछ भी नहीं होता है, साइंटिफिकली बहुत पहले ये प्रूव हो चुका है, और उसी को मैं आपको बताने जा रहा हूं। मैंने इसलिए कहा कि इसको सर्कुलेट करिए, आप लोगों को समझाइए या बताइए, या इसी वीडियो को आप शेयर करके समझाइए लोगों को कि पुत्र अथवा पुत्री का जन्म, लड़के अथवा लड़की का जन्म, यह साइंटिफिक होता है, रैंडमली होता है, संयोगिक होता है, किसी भी आधार पर इसको चेंज नहीं किया जा सकता है, और ये तुरंत ही हो जाता है जब स्पर्म और ओवम मिलते हैं, जब शुक्राणु और अंडाणु मिलते हैं, उसी समय ये डिसीजन हो जाता है कि जो जाइगोट बन रहा है, उसी समय ये डिसीजन हो जाता है, क्योंकि स्पर्म कौन सा मिला, स्पर्म आर टू टाइप्स, एक्स स्पर्म एंड वाई स्पर्म। लेकिन फीमेल के पास क्या है बेटा, फीमेल के पास केवल और केवल क्या है, फीमेल के पास केवल क्या है, एक्स एक्स, जबकि मेल के पास क्या है, एक एक्स है और एक वाई है। एक्स से एक्स मिला तो पुत्री हो जाएगी, और एक्स से वाई मिला तो पुत्र बन जाएगा। इसमें कहीं कुछ होता ही नहीं है, कोई चेंज कर ही नहीं सकता है। पर अभी भी हमारे इंडिया में बहुत लोग नीम हकीम जो भी बोलते हैं उनको, इनके चक्कर में फंसे रहते हैं, और अपना पैसा और कई बार भविष्य भी, कि इस बार लड़का हो जाएगा, इस बार फला हो जाएगा, ये सब नेचुरल है, आप कह सकते हैं डेस्टिनी है, भाग्य है, कुछ भी मिल सकता है, किसी का कुछ इसमें कोई चेंज नहीं कर सकता है। ये मैं आपको बताने जा रहा हूं कैसे होता है, ये समझिएगा।
समझिएगा इसको आप। लिंग निर्धारण, लिंग निर्धारण यानी सेक्स डिटरमिनेशन, सेक्स डिटरमिनेशन। इसमें जो बाकी बातें मैंने आपको बताई थी उसी को मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूं, समझिएगा। देखिए, माता के पास जो लिंग गुणसूत्र हैं उनमें क्या है, केवल 2 प्रकार के क्रोमोसोम्स हैं। माता के पास केवल 2 प्रकार के क्रोमोसोम्स हैं, एक्स और एक्स, यानी 23वीं जोड़ी में केवल 2 गुणसूत्र हैं। 45वां भी एक्स है, 46वां भी एक्स है, यानी दोनों, यानी माता के शरीर में, स्त्री के शरीर में कहीं पर भी और कोई क्रोमोसोम होता ही नहीं है, सारे के सारे एक्स होते हैं। पिता के पास क्या है, पिता के पास क्या है, एक एक्स है और दूसरा वाई है। डिफरेंट हो गया ना। पिता के पास भी जो कुल 23 जोड़ी अर्थात 46 गुणसूत्र हैं, उनमें से 45 गुणसूत्र एकदम समान है, केवल 46वां गुणसूत्र क्या है, अलग है, उसे क्या कहते हैं, वाई गुणसूत्र। अब देखिए इसको हम, जैसे हमने कल इससे पहले बताया था वीडियोस में कि हम 2 भागों में इनको बांटते हैं इसको, क्योंकि 2 कैरेक्टर्स हैं, तो यहां पर एक क्या हुआ, एक्स, और दूसरा भी क्या होगा, एक्स। लेकिन पिता के केस में क्या होगा, एक एक्स और दूसरा वाई, एक एक्स होगा दूसरा क्या होगा, वाई होगा। अब देखिएगा, इसके पहले वाले से इसके पहले वाले को मिलाएंगे आप, यानी माता से एक एक्स आ रहा है, पिता से क्या आया, एक एक्स आया, जेंडर क्या बनेगा, फीमेल, यानी ये पुत्री बनी। क्या बनी, ये पुत्री बनी। अब माता का एक्स जब पिता के वाई से मिलता है, जब माता का एक्स पिता के वाई से मिलता है तो फिर क्या बनेगा, पुत्र। सब कुछ रैंडमली है, कोई चेंज नहीं कर सकता। यहां देखिए, माता का एक्स पिता के एक्स से मिल रहा है, फिर क्या बनेगी, पुत्री। यहां पर क्या हो रहा है, माता का एक्स पिता के वाई से मिल रहा है, क्या बनेगा, क्या बनेगा, पुत्र बनेगा। ठीक है। अब आप इस क्रॉस के हिसाब से देखिए, ये मेंडल के सेकंड लॉ का क्रॉस है, इसमें आप देखिए कि 50% चांस है किसके, मेल के, और 50% चांस है किसके, फीमेल के। क्या मिलेगा और क्या बनेगा, दैट वाज रैंडम। बिल्कुल इसमें कहीं पर भी कोई चेंज नहीं होता है, कोई कुछ नहीं कर सकता है। यानी फिर समझिए आप, एक्स ओम है माता के पास, ये माता के पास, सॉरी, ये मदर है, इसके पास दोनों गुणसूत्र कैसे हैं, दोनों ही गुणसूत्र क्या हैं, एक्स हैं। लेकिन ये जो पिता है, इसके पास 2 गुणसूत्र हैं, एक है एक्स और एक है वाई। एक है एक्स, दूसरा क्या है, वाई है। अब जब इस माता के एक्स से पिता का एक्स मिला तो क्या बन गई, पुत्री। क्या बन गई, पुत्री। लेकिन जब पिता के एक्स, माता के एक्स से जब पिता का वाई मिला तो क्या बन गया, पुत्र। यानी ये क्या बन गई, पुत्री, ये क्या बन गया, पुत्र। कहीं पर कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और जैसे ही स्पर्म और ओवम मिले, बस तुरंत ही निर्धारण हो जाता है, तुरंत ही डिसीजन हो जाता है। इसके बाद आप कुछ नहीं चेंज कर सकते हैं। अब और ये कौन से मिलेंगे, कौन से नहीं मिलेंगे, वही होगा जो मंजूर है खुदा होगा। एक्स से वाई मिलेगा,
या एक्स से एक्स मिलेगा, ये ऊपर वाला ही डिसाइड कर सकता है। सब कुछ डेस्टिनी पर होता है, सब कुछ भाग्य पर होता है, कोई भी निर्धारित नहीं कर सकता है। इसलिए इसमें किसी कहीं कोई डाउट नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है कि आप लोग समझ गए होंगे कि सेक्स का डिटर्मिनेशन कैसे होता है, लिंग का निर्धारण कैसे हो सकता है। एक बार आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसमें आपको क्लियर हो जाए कि सेक्स का डिटर्मिनेशन कैसे होता है। मैं एक बार इसको फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं कि स्त्री और पुरुष में कुल 23 जोड़ी अर्थात 40 गुणसूत्र पाए जा रहे हैं, जिनमें 1 से लेकर के 22 जोड़ी तक के गुणसूत्र क्या होते हैं, एक समान होते हैं। 1 से लेकर के 22 जोड़ी तक के जो गुणसूत्र हैं वो क्या हैं, एक समान होते हैं। और 1 से लेकर के 22 जोड़ी तक के गुणसूत्रों को हम क्या बोलते हैं, समजात गुणसूत्र, होमोलॉगस क्रोमोसोम्स या समजात गुणसूत्र कहते हैं। क्यों कहते हैं समजात गुणसूत्र, क्योंकि ये सब पूरे एक्स एक्स ही होते हैं। लेकिन जो 23वीं जोड़ी के गुणसूत्र हैं वो स्त्रियों में एक्स एक्स होते हैं, पुरुषों में एक्स वाई होते हैं, थोड़े अलग हैं, इसीलिए क्या बोलते हैं इनको हम असमजात गुणसूत्र कहते हैं। 1 से लेकर के 22 जोड़ी तक के जो गुणसूत्र हैं ये शरीर का निर्माण कैसे होगा, शरीर के विभिन्न अंग कैसे बनेंगे, उनके निर्माण के लिए उत्तरदायी होते हैं, यानी उनके निर्माण से संबंधित जीन इन पर पाए जाते हैं। इसीलिए क्या बोलते हैं इनको हम देह गुणसूत्र भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इनको हम देह गुणसूत्र भी कहते हैं, ठीक है। लेकिन जो 23वीं जोड़ी का गुणसूत्र है उस पर, जो 23वीं जोड़ी का गुणसूत्र है उस पर, जो 23वीं जोड़ी का गुणसूत्र है ये हमारा, ये वाला गुणसूत्र हमारा, इस पर क्या है, 23वीं जोड़ी के गुणसूत्रों पर हमारे जेंडर क्या बनेंगे, यानी जो लैंगिक लक्षण होते हैं और सहायक लैंगिक लक्षण होते हैं, यानी जो हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं और एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो जो बनेंगे वो कौन क्या होंगे, इससे संबंधित लक्षण पाए जाते हैं। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, सेक्स क्रोमोसोम बोलते हैं, लिंग गुणसूत्र कहते हैं। अब इसके बाद जो मैंने आपको समझाया कि जब किसी स्त्री का एक एक्स गुणसूत्र पुरुष के एक एक्स गुणसूत्र से मिलता है तो जेंडर क्या बनता है, जेंडर मेल बनता। जब किसी स्त्री का एक एक्स गुणसूत्र पुरुष के एक एक्स गुणसूत्र से मिलता है, फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, जब किसी स्त्री का एक एक्स गुणसूत्र पुरुष के एक एक्स गुणसूत्र से मिलता है तो जेंडर फीमेल यानी पुत्री बनेगी। लेकिन जब किसी स्त्री का एक एक्स गुणसूत्र पुरुष के वाई गुणसूत्र से मिलता है तो जेंडर क्या बनेगा, मेल बनेगा, ठीक है, यानी पुत्र होगा। जब माता का एक्स पुरुष के एक्स से मिलेगा तो पुत्री, जब माता का एक्स पुरुष के वाई से मिलेगा तो पुत्र का जन्म होगा। इसमें कहीं कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यह था सेक्स डिटरमिनेशन, ठीक है। क्योंकि जो 23वीं जोड़ी का गुणसूत्र है वो अलग है, और वो किसमें अलग है, स्त्रियों में एक समान, सभी स्त्री में 1 से लेकर के 22 जोड़ी तक के जितने भी गुणसूत्र हैं वो क्या है, एक समान है। लेकिन पुरुषों में क्या है, जो 46वां गुणसूत्र है, जो 23वीं जोड़ी का 46वां गुणसूत्र है वही क्या है, अलग है, ठीक है, और वो वाई हो जाता है। क्योंकि पुरुष में अलग है, स्त्री में एक समान है, तो ऐसे में जो उत्तरदायी होगा वो कौन होगा, पुरुष ही ना होगा ना। इसलिए ध्यान दीजिएगा, आप क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू जरूर समझिए, लेकिन सोशल पॉइंट ऑफ व्यू समझिए, समाज के आधार पर भी समझिए। लोगों को बताइए कि स्त्रियों में सभी गुणसूत्र एक जैसे होते हैं, इसलिए लिंग निर्धारण के लिए स्त्रियां नहीं जिम्मेदार होती हैं। क्योंकि पुरुषों में 23वीं जोड़ी का एक गुणसूत्र अलग होता है और उसी के मिलने से ही निर्भर करता है। 23वीं जोड़ी का गुणसूत्र भाई 2 प्रकार का, एक एक्स से दूसरा वाई है। जब एक्स मिलेगा तो पुत्री हो जाएगी और जब वाई मिलेगा तो पुत्र हो जाएगा। इसमें कहीं कोई, यानी किसी भी प्रकार से पुत्र का जन्म होगा कि पुत्री का जन्म होगा, उसके लिए स्त्री नहीं उत्तरदायी होती है। 100%, 100% पुरुष ही उत्तरदायी होता है। क्योंकि समाज में बहुत सारी कुरीतियां हैं, समाज में इसके लिए बहुत सारे प्रताड़ित भी किया जाता है महिलाओं को, कई बार तरह तरह के शब्द भी कई बार उनके लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, जबकि इसके लिए केवल पुरुष ही उत्तरदायी होता है। और पुरुष, ठीक है, साइंटिफिकली या जो है उनके अंदर चीजें परिवर्तित हैं, लेकिन ये सब कुछ रैंडमली होता है भाई, सब कुछ भाग्य पर होता है। जो भी कह सकते हैं आप, होता है, पुत्र होगा या पुत्री होगी,
थैंक यू।